जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों, हम आज से एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लूसेंट सामान्य ज्ञान की जो बुक है उसको दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, हम जो है इस बुक को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आने वाली है, इसलिए दोस्तों आप लोग जो है इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं भारत का इतिहास। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। दोस्तों, यहाँ पर जो उत्तर है, उत्तर में हिमालय है, आप सभी को मालूम है। और जो दक्षिण है, दक्षिण में क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों समुद्र तट है। दोस्तों, बात करें दक्षिण में जो है कन्याकुमारी भी है, ठीक है। तो दोस्तों, इसको ये भी कह सकते हैं कि उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक का जो फैला हुआ भाग है, इसको दोस्तों भारत के नाम से जाना जाता है, या दोस्तों इसको जो है भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि जो भारतवर्ष है ये नाम किसने दिया है। तो दोस्तों, इसे जो है महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं जो भरत है, भरत किसका नाम है, तो प्राचीन कबीले का नाम दोस्तों भरत है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि दोस्तों यहाँ पर जो प्राचीन कबीले का नाम क्या है, प्राचीन कबीले का नाम भरत था, ठीक है। और प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू, यानी दोस्तों जम्मू मतलब होता है जामुन, वृक्षों का द्वीप कहते थे। तो दोस्तों ये जो प्राचीन भारतीय थे ये अपने देश को जम्मू द्वीप कहते थे। और ईरानी इसे जो है सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। जो दोस्तों ईरानी थे, ईरानी इसको जो है सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कह करके हिंदू कहते थे। जो ईरानी लोग थे वो सिंधु को हिंदू कहते थे, इसलिए दोस्तों इसको जो है ये सिंधु ना कह करके हिंदू कहते थे। यही नाम फिर से जो है पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। किस नदी के नाम से, सिंधु नदी के नाम से जो है इसको जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द दोस्तों फारसी शब्द हिंदू से बना हुआ है। दोस्तों आपने देखा यहाँ पर कि जो ईरानी थे, यानी मतलब दोस्तों इन्हीं को जो है फारसी बोलते हैं। तो दोस्तों जो फारसी शब्द जो है हिंदू, इसी से जो है हिंदुस्तान जो है शब्द बना, ठीक है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहते थे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो इसका नाम इंडिया है, मतलब जो भारत दोस्तों है इसका नाम इंडिया किसके कहने पर दोस्तों ये पड़ा, तो साथियों अंग्रेजों ने दोस्तों इसका नाम जो है इंडिया कहा, ठीक है। ये आप लोग दोस्तों यहाँ पर नोट करिएगा, ठीक है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है, और उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है, ठीक है। तो इतनी बात दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो, मेडिटेरेनियन, कॉकेसाइड और निग्रोइड और मंगोलाइड। ये दोस्तों जो भारत की जनसंख्या का निर्माण जो है इन नस्लों के आधार पर हुआ है, मतलब इन नस्लों का जो मिश्रण है दोस्तों ये जो है ये कुछ नस्लें थी, इनका ये मिश्रण है, ठीक है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों इसको बांटा गया है, तो अध्ययन की सुविधा के लिए दोस्तों इसको जो है तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो तीन भाग हैं, तो पहला दोस्तों है प्राचीन भारत, क्या है, और जो पहला जो है प्राचीन भारत, दूसरा दोस्तों है मध्यकालीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, और तीसरा दोस्तों है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, ठीक है। ये दोस्तों तीन भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलिरियस को दिया जाता है। तो दोस्तों जो ये तीन भाग हैं इनको जो बांटने का श्रेय है किसको दिया जाता है, तो ये साथियों आप लोग नोट करिएगा।
क्रिस्टोफ, क्या है, क्रिस्टोफ सेलियरस, ठीक है, सेलियरस। इनको दोस्तों जो है इसका श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इनको जो है इसका श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राचीन भारत की। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों जो प्राचीन भारत है, यहाँ से जो है हम लोगों का हिस्ट्री जो है शुरू होती है। साथियों, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। दोस्तों जो स्रोत हैं कौन कौन से हैं? तो पहला दोस्तों है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, और दोस्तों जो चौथा है ये है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये दोस्तों 4 स्रोतों से जो है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी है? तो भारत का सर्वप्रथम यानी दोस्तों सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। ये साथियों आप लोग नोट करिएगा। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तब दोस्तों आप लोग याद रखिएगा वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका दोस्तों नाम क्या है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। इनको दोस्तों जो है इसके संकलनकर्ता माना जाता है। ठीक है, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को। वेद जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। किसका उपदेश देता है? तो ये दोस्तों जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, और भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। तो ये पॉइंट दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। वेद जो है, वेद साथियों 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। दोस्तों जो ये 4 वेद होते हैं, 4 वेद दोस्तों जो होते हैं, इनको क्या कहते हैं? तो इनको साथियों संहिता कहते हैं। ठीक है, संहिता जो है इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले वेद की, जिसका नाम साथियों है ऋग्वेद। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं। दोस्तों ऋग्वेद जो है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहा जाता है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है दोस्तों, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसमें दोस्तों जो है ऋग्वेद में जो है मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं। वहीं पर दोस्तों अगर बात की जाए सूक्त की, तो 1028 सूक्त हैं। इसमें कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और साथियों अगर बात की जाए ऋचाओं की, तो ऋचाएं कितनी है? तो 10,462 दोस्तों ये ऋचाएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये संख्या आप लोग याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? इनको दोस्तों होत्र कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। जो साथियों ऋचाएं हैं, इनको पढ़ने वाले जो ऋषि हैं, इनको होत्र कहा जाता है। और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो दोस्तों अगर बात की जाए गायत्री मंत्र की, तो साथियों जो गायत्री मंत्र है ये किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र की बात की गई है। ठीक है, गायत्री मंत्र दोस्तों किस मंडल में है? साथियों गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में। ठीक है, इसके दोस्तों 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और साथियों जो 9वां मंडल है, इसमें सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता का जो है इसमें उल्लेख है। और इसके 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। दोस्तों जो 8वें मंडल में जो हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं, इनको खिल कहा गया है। ये साथियों जितने हम पॉइंट आपको नोट करा रहे हैं, सारे पॉइंट दोस्तों आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, इसके दोस्तों 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं, इनको खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा दोस्तों 10वां मंडल है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सबसे दोस्तों जो बड़ा मंडल है ये कौन सा है, तो साथियों याद रखिएगा 10वां मंडल दोस्तों सबसे बड़ा है। इसमें नदी स्तुति सूक्त यानी दोस्तों नदियों की प्रशंसा की बात की गई है। इसमें पुरुष सूक्त, इसमें जो है वैदिक समाजशास्त्र की बात की गई है। नासदीय सूक्त
ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान इसमें बताए गए हैं। और दोस्तों जो सूर्य सूक्त है ये विवाह श्लोक इसमें दिए गए हैं। आज दोस्तों इससे जो है सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। किसमें वर्णित है? तो ये दोस्तों जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों इसका मतलब ये बताया गया है इसमें कि जो दोस्तों ये पुरुष सूक्त हैं, यानी दोस्तों जो ये 4 वर्ण हैं, ये ब्रह्मा के किस किस अंग से जो है उत्पन्न हुए हैं। तो दोस्तों जो ब्राह्मण है ये ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय दोस्तों भुजाओं से, वैश्य जो है दोस्तों जंघाओं से, और दोस्तों जो शूद्र हैं ये चरणों से उत्पन्न हुए ये माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, जिसका दोस्तों अर्थ होता है वध नहीं किया जाता, ठीक है, शब्द का संबंध गाय से है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों जो ऋग्वेद है इसमें जो अधन्य शब्द का जो संबंध है ये साथियों किससे है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका संबंध जो है गाय से है। ठीक, किससे है दोस्तों? इसका संबंध गाय से है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों जो ऋग्वेद है इसमें जो है आत्मा का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आइए अब दोस्तों बात कर लेते हैं ईसा और ईसा ईसवी में क्या अंतर है। तो आइए समझते हैं यहाँ पर ईसा पूर्व एवं ईसवी दोस्तों ये क्या होती है। तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष या दोस्तों कल्पित पर आधारित है ये। ठीक है, तो दोस्तों जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये साथियों ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को दोस्तों ईसा पूर्व कहा जाता है, और ईसा पूर्व में दोस्तों वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। तो दोस्तों जैसे मान लिया हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जीरो दोस्तों जीरो यहाँ पर मानते हैं, और साथियों जो है इनका दोस्तों जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 0 ईस्वी में। ठीक है, किसका? तो ईसा मसीह का दोस्तों जन्म जो है कब हुआ था? ये दोस्तों मानते हैं हम लोग ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों इनके जन्म से अगर हम पीछे की ओर चलेंगे तो दोस्तों उल्टी गिनती चलती है, और दोस्तों जब इनके जन्म से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों सीधी गिनती चलती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का दोस्तों जन्म की बात की गई है, तो ये दोस्तों जैसे मान लिया कि इनका जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। किसका जन्म? दोस्तों महात्मा बुद्ध हैं, इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन दोस्तों इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु कब हुई दोस्तों? मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि इनकी जो मृत्यु है ये 483 ईसा पूर्व में हुई है, दोस्तों इनका जो जन्म है ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि जब हम लोग ईसा मसीह के जन्म से पहले की ओर चलते हैं या दोस्तों पीछे की ओर चलते हैं, तब दोस्तों गिनती जो है उल्टा होती है। अगर दोस्तों हम इसका जब आगे की ओर चलेंगे तब दोस्तों यहाँ पर जो है गिनती सीधी चलेगी। ठीक है, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। दोस्तों इससे जो है जन्म से जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसको जो है ईसवी सन कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ईसवी को दोस्तों लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी दोस्तों एन्नो डोमिनी होता है। क्या होता है दोस्तों? एडी है, इसका अर्थ होता है एन्नो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी दोस्तों जीसस क्रिस्ट दोस्तों इनका जो जन्म हुआ है इसको दोस्तों एन्नो डोमिनी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब बात की गई है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। कब तैयार किया था? तो ये दोस्तों जो है 1904 में तैयार किया था। क्या? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो है सुव्यवस्थित इतिहास है। ठीक है,
इस पुस्तक के एक तिहाई भाग में दोस्तों केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। दोस्तों जो पुस्तक है इसमें साथियों केवल एक तिहाई भाग में सिकंदर का आक्रमण वर्णित है और इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। दोस्तों उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। क्या है? तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। इसमें दोस्तों बताया गया है कि वामनावतार के 3 पगों के जो आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ये साथियों ऋग्वेद है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वामन अवतार की। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। तो दोस्तों जो वामन अवतार दोस्तों है ये किसके जो है अवतार थे? तो दोस्तों ये जो है श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे। उनके दोस्तों पिता का नाम जो है वामन ऋषि एवं माता जो है अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे और भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो ये वामन भगवान है इनको जो है दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता था, तो साथियों याद रखिएगा उपेंद्र के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। दोस्तों ये पॉइंट भी आप लोग नोट करिएगा। क्या इसमें दिया हुआ है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, ये साथियों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा कि इंद्र के लिए दोस्तों कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो 250। और दोस्तों वहीं पर जो अग्नि है, अग्नि के लिए साथियों 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो इसमें दोस्तों बताया गया है कि शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा है कि जो ऋग्वेद दोस्तों है इसके पाठकर्ता को होत्र कहते थे। क्या कहते थे? होत्र कहते थे। और दोस्तों जो यजुर्वेद है इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? इसको जो है साथियों अधर्यु कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है और इसमें जो है बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो ये दोस्तों पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। ये साथियों एक ऐसा जो वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं सामवेद की। तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान। क्या है? तो दोस्तों साम जो है इसका शाब्दिक अर्थ है गान। ये आप लोग यहाँ पर नोट करिएगा कि साम का दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गान है। और इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं ऐसे तो जो मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसके जो पाठकर्ता हैं इसको जो है उद्रात्र कहते हैं। तो ये भी दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है और इसमें 1810 सूक्त हैं, यानी दोस्तों 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो ये दोस्तों पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। दोस्तों जो सामवेद है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो इसमें दिया हुआ है कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देखते हैं कि अथर्व ऋषि। यहाँ पर दोस्तों अगला वेद है अथर्ववेद। इसमें दोस्तों बताया गया है कि अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? इसमें दोस्तों कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र जो है ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। दोस्तों इस जो वेद में अथर्ववेद में मतलब दोस्तों
इसमें अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त कहलाता है, यानी दोस्तों माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, ग्रह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी दोस्तों खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, स्वप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में दोस्तों जादू टोने का भी वर्णन है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि किस वेद में दोस्तों जादू टोने का वर्णन किया गया है, तब दोस्तों आप लोग याद रखिएगा अथर्ववेद में। ठीक है, तो साथियों जो अथर्ववेद है इसमें जो है जादू टोने का वर्णन किया गया है, ये दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। इसमें जो है जादू टोने का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। क्या कहा गया है इसमें साथियों, जो है परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें जो है सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। और दोस्तों वेदों की भी कई शाखाएं हैं, वेद की दोस्तों कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दोस्तों साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। माध्यान्दिनी और कांड शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। माध्यान्दिनी और कांड शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कलिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय हैं। कौथुम रामायणी एवं जैमिनी या तलोकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की दोस्तों शाखाओं की बात की जाए तो शौनक और पैपलाद हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ये साथियों आप लोग नोट करिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो दोस्तों ये जो है ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और दोस्तों सबसे जो नया वेद है, यानी दोस्तों जो नया वेद है ये कौन सा है, तो साथियों याद रखिएगा ये जो है अथर्ववेद है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, सबसे नया वेद है ये। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात करते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद की। तो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों एवं आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों यहाँ पर कुछ वेद दिए हुए हैं और इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये दिए हुए हैं, इनको आप लोग नोट करिएगा क्योंकि दोस्तों ये जो टेबल है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से साथियों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो ऋग्वेद है इसका दोस्तों जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो ऐतरेय व कौशितकी ये दोस्तों इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। साथियों जो यजुर्वेद है इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए तो तैत्तिरीय व शतपथ है। सामवेद दोस्तों इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो है पंचविश है। और जो अथर्ववेद साथियों है इसके ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं ये गोपथ हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्यों की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। किसमें दोस्तों लिखे गए हैं, तो ये साथियों गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। ये दोस्तों देखिए सारणी, इसमें दोस्तों ये दिया गया है। ठीक है, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। दोस्तों जो राजा हैं इनके देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो शतपथ में गंधार, शैल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसका दोस्तों स्थान है, दोस्तों वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। और आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है।
उपनिषदों की संख्या दोस्तों 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। तो ये दोस्तों आप लोग नोट करिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों जो उपनिषद हैं इनकी संख्या कितनी है, साथियों इनकी संख्या जो है 108 है। इसमें से दोस्तों जो 13 उपनिषद हैं ये दोस्तों मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में इनको रखा गया है। इसमें दोस्तों यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ बताया गया है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि किस ब्राह्मण में साथियों स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, दोस्तों जो है ये शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों की उल्लेख मिलता है। दोस्तों स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है और नारद स्मृति दोस्तों गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। कौन सा दोस्तों? तो दोस्तों जो नारद स्मृति है ये साथियों जो है गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं वेदांग एवं सूत्र की। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों, कितने वेदांगों की दोस्तों रचना की गई है? दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा कि वेदों को जो है भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये दोस्तों 6 वेदांग कौन कौन से हैं? तो पहला दोस्तों है शिक्षा। दोस्तों इसका मतलब है शुद्ध उच्चारण शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कल्प। दोस्तों इसका अर्थ है कर्मकांडीय विधि। तीसरा दोस्तों है निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। दोस्तों चौथा जो है व्याकरण। पांचवा है छंद और दोस्तों छठवां है ज्योतिष। ये दोस्तों 6 जो है वेदांगों की रचना की गई है वेदों को भली भांति समझने के लिए। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, ग्रह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में जो है गौतम, बौधायन, अपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में दोस्तों जो गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पुराण की। किसकी? दोस्तों पुराणों की जब बात करते हैं तो भारतीय, क्या इसमें दिया हुआ है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है और इसके रचयिता दोस्तों लोमहर्ष हैं अथवा इनके जो पुत्र दोस्तों उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। दोस्तों अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो साथियों जो 18 पुराण होते हैं जिनमें से केवल 5 जो है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। इसमें दोस्तों बताया गया है कि जो पुराण है इनकी जो रचयिता है कौन है? लोमहर्ष हैं अथवा इनके जो पुत्र हैं उग्रश्रवा। ये दोस्तों इनके रचयिता हैं। दोस्तों 5 पुराण ऐसे हैं मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में दोस्तों ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। दोस्तों इनकी संख्या कितनी है? तो साथियों 18 जो है पुराणों की संख्या है। ठीक है, आइए दोस्तों यहाँ पर कुछ पुराण दिए हैं और उनसे संबंधित कुछ वंश दिए हैं, इनको देख लीजिएगा। यहाँ पर साथियों जो विष्णु पुराण है ये मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण में दोस्तों आंध्र सातवाहन वंश। दोस्तों जो वायु पुराण है इसमें दोस्तों गुप्त वंश से ये संबंधित है। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि ये याद कैसे होंगे? तो साथियों आपको हम एक चीज सिखा रहे हैं। दोस्तों जो वायु पुराण है मतलब जो वायु है दोस्तों वो दिखती नहीं है, मतलब वो गुप्त रहती है, इसका मतलब गुप्त वंश। दोस्तों जो मत्स्य पुराण है तो आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि जो महाभारत में अर्जुन को दोस्तों मछली की आंख में दोस्तों तीर मारने के लिए कहा गया था। मतलब दोस्तों जो मछली की आंख थी उसको जो है मतलब मछली को जो है अंधा करने के लिए कहा गया। मतलब दोस्तों इसका मतलब हो गया आंध्र सातवाहन वंश।
ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो विष्णु पुराण है ये दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, पुराणों में जो है मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन दोस्तों पुराण कौन सा है, साथियों जो मत्स्य पुराण है ये सबसे प्राचीन पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण, कौन सा दोस्तों पुराण, तो साथियों जो अग्नि पुराण है यह काफी महत्व है इसका, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य। दोस्तों इनके बारे में देखते हैं। तो जातक में दोस्तों बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो दोस्तों ये जो है कथा वस्तु है। और जो कथा वस्तु है ये हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन धर्म का प्रमाणिक इतिहास जो है कल्पसूत्र से ज्ञात है। जैन ग्रंथ दोस्तों भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है इसमें। अर्थशास्त्र दोस्तों जो लेखक हैं कौन है, तो चाणक्य हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो अर्थशास्त्र है, तो जो अर्थशास्त्र है इनके लेखक कौन है, तो दोस्तों चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। इनको दोस्तों अन्य नामों से भी जाना जाता है, कौटिल्य या दोस्तों विष्णुगुप्त, दोस्तों ये भी जो है इनके नाम हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे दोस्तों मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों अगर बात की जाए अनुवादक की, तो शाम शास्त्री दोस्तों इसके जो है अनुवादक थे। ठीक है, आगे दोस्तों बात कर लेते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया था। कल्हड़ द्वारा दोस्तों रचित पुस्तक कौन सी है, तो राजतरंगिणी है, ये आप लोग नोट करिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो साथियों जो पुस्तक राजतरंगिणी इसके लेखक कौन है, साथियों कल्हड़। ठीक है दोस्तों, जो पुस्तक है इसमें राजाओं की निंदा है। इस ग्रंथ में दोस्तों 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का दोस्तों जो वृत्तांत है ये चचनामा, इसके दोस्तों जो लेखक हैं अली अहमद हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों जो है अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत दिया हुआ है, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। दोस्तों बात की जाए अष्टाध्यायी की, तो संस्कृत भाषा जो है व्याकरण की प्रथम पुस्तक है ये अष्टाध्यायी, और इसके लेखक दोस्तों कौन है, तो पाणिनि है। कौन दोस्तों इसके लेखक हैं, दोस्तों जो पाणिनि है ये इसके लेखक हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों जो अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ये आप लोग दोस्तों नोट करिएगा। तो यहाँ पर साथियों जो पुस्तक के नाम है और जो उनके लेखक हैं ये जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है, तो दोस्तों जो कात्यायन की जो गार्गी संहिता है ये एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों जो गार्गी संहिता है इसमें यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग को पुरोहित थे, के जो है पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से जो है शुंगों के इतिहास का पता चलता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि महाभाष्य के लेखक दोस्तों कौन है, तो ये साथियों जो है पतंजलि हैं। ठीक है, ये साथियों महाभाष्य के लेखक हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो प्रमुख जानकारियां हैं कौन कौन सी हैं। तो साथियों सबसे पहले देखते हैं हम लोग यूनानी रोमन लेखक। दोस्तों जो लेखक है टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। अगर दोस्तों बात करें हेरोडोटस की, तो इसे जो है इतिहास का पिता कहा जाता है, ये दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि इतिहास के पिता दोस्तों कौन है, तो साथियों ये जो है हेरोडोटस हैं। इसने जो है अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, कौन सी पुस्तक, हिस्टोरिका में दोस्तों 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका जो विवरण दोस्तों है ये अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है।
ठीक है। सिकंदर के साथ दोस्तों आने वाला जो लेखक था इसका नाम था निर्जाकस और अनेसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस। ठीक है, कि विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। दोस्तों जो मेगास्थनीज हैं ये दोस्तों जो है सिल्कस निकेटस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। तो दोस्तों जो मेगास्थनीज था ये किसके दरबार में आया था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका जो है में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग याद रखिएगा मेगास्थनीज के बारे में। ठीक है, मेगास्थनीज नोट करिएगा। दोस्तों इनकी पुस्तक है, इनका पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका दोस्तों इनकी जो है पुस्तक का नाम है इंडिका। और दोस्तों ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इनके दोस्तों दरबार में ये आया था। दोस्तों बात करें डाइमेकस की तो यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था और इसका दोस्तों जो विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। दोस्तों बात करें डायोनीसियस की तो यह दोस्तों मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था और जो अशोक के राज दरबार में आया था। दोस्तों जो टॉलमी है इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों ये पुस्तक है भारत का भूगोल इसको दोस्तों किसने लिखा था? तो दोस्तों टालमी ने लिखा था। दोस्तों अगर बात करें प्लिनी की तो इसने जो है प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी और इसमें जो है भारतीय पशुओं पेड़ पौधों खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। ठीक है, चलिए पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। दोस्तों इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक दोस्तों करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों जो पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी इसके दोस्तों लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं चीनी लेखक के बारे में। साथियों फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो फाहियान दोस्तों है ये किसके दरबार में आया था? तो साथियों याद रखिएगा ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, इसने जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है और यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। कितने वर्षों तक? साथियों जो फाहियान था ये 14 वर्षों तक भारत में रहा। दोस्तों बात कर लेते हैं संयुगन की तो यह जो है 518 ईस्वी में भारत आया था और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। ठीक है, दोस्तों जो वैन है वैन जो है यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था और वैन 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? दोस्तों ये जो है भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा और भारत में 15 वर्षों तक ठहर करके 645 ईस्वी में चीन लौट गया और वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका दोस्तों जो भ्रमण वृतांत है इसका नाम क्या है? सियूकी नाम से प्रसिद्ध जो है और दोस्तों इसमें जो है 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने जो है हर्षकालीन समाज धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा जो ह्वेनसांग दोस्तों है इनका जो भ्रमण वृतांत है ये किस पुस्तक में दिया हुआ है? तो सियूकी नाम से दोस्तों एक प्रसिद्ध जो पुस्तक है उसमें दोस्तों इनके जो है भ्रमण का वृतांत दिया हुआ है। दोस्तों जो ह्वेनसांग है इसने जो है किस स्कूल में या किस विद्यालय में दोस्तों अध्ययन किया? दोस्तों नालंदा जिला में स्थित जो कि बिहार में है। यहाँ पर दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में जो है इसने अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये जो है फैक्ट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
दोस्तों जो ह्वेन सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, ये कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र दोस्तों यहाँ के कुलपति थे उस समय। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इत सिंह के बारे में। तो दोस्तों जो इत सिंह थे, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। किसने? दोस्तों इत सिंह ने। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं अरबी लेखक की। तो दोस्तों जो अरबी लेखक है, इसमें साथियों जो अलबरूनी है, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, तो दोस्तों जो अलबरूनी है, ये ख्वारिज्म या ख्यू यानी दोस्तों आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी जो कृति है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों ये पॉइंट आप लोग नोट करिएगा कि जो अलबरूनी दोस्तों हैं, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज भी दोस्तों इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है यह, और यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, माप तंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अब दोस्तों अगला जो अरबी लेखक है, जिसका नाम है इब्न बतूता, इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो इसके द्वारा जो है अरबी भाषा में लिखा गया उसका जो यात्रा वृत्तांत है, रहला है। क्या है दोस्तों? रहला नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इब्न बतूता ने लिखा था। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। आइए इसको नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों जो इब्न बतूता था, इसने साथियों जो है रहला नामक पुस्तक लिखी थी। इसको आप नोट करिएगा, रहला। ठीक है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है ये। तो दोस्तों 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। किसको? दोस्तों इब्न बतूता को। ठीक है, दोस्तों बात कर लेते हैं अन्य लेखकों की। तो साथियों तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कयुंगुर और तंग्यूर, क्या है दोस्तों, कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? तो तारानाथ ने। अगर आपसे पूछा जाए कि कंग्यूर और तंग्यूर, दोस्तों इनकी रचनाएं किसने किया था? तो तारानाथ ने जो है इनकी रचना की थी, तारानाथ ने। ठीक है, इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी जो है दिया। दोस्तों जो अगला लेखक है मार्को पोलो, इसने दोस्तों 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर ये आया था। और दोस्तों इसका जो विवरण है, ये पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, दोस्तों इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों आगे देखते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को दोस्तों जो है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। ठीक है, दोस्तों अलेक्जेंडर, री एच लोंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बार्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। और दोस्तों इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, घंटा सलान, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की है। ठीक है, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम से दोस्तों ये मिलते हैं। दोस्तों मध्य भारत में भागवत धर्म, वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलियोडोरस के बेस नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है,
सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो ये दोस्तों जो पॉइंट है इनको आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले दोस्तों भारतवर्ष का जो जिक्र है ये किस अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में दोस्तों इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों आगे है कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौराभिलेख है और इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले पूर्ण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ऋण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य जो है ये मिलता है। इसमें दोस्तों उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। कहाँ पर, तो बुर्ज होम में। ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं प्राचीनतम सिक्कों को जो है आहत सिक्के कहा जाता था। क्या कहते थे दोस्तों, जो प्राचीनतम सिक्के थे इनको जो है आहत सिक्के कहा जाता था। ये भी आप लोग दोस्तों नोट करिएगा। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, इसको जो है साहित्य में कासार्पण कहा गया है, ठीक है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य है दोस्तों ये यमन शासकों ने किया था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जो है सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य है ये किसने किया था, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है सिक्कों पर लिखने का जो कार्य है ये यमन शासकों ने किया था। महत्वपूर्ण अभिलेख दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं और यहाँ पर दोस्तों शासकों के नाम दिए हैं और इधर जो है अभिलेख के नाम दिए हैं। ये दोस्तों आप लोग जरूर याद करिएगा, ठीक है। यहाँ से साथियों एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनता है। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। साथियों बात की गई है हाथी गुम्फा अभिलेख की। ये साथियों जो अभिलेख है ये तिथि रहित अभिलेख है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कौन सा अभिलेख दोस्तों तिथि रहित अभिलेख है, तो ये साथियों हाथी गुम्फा अभिलेख है। ये दोस्तों कलिंग राजा खारवेल का जो है अभिलेख है। दोस्तों जो जूनागढ़ या दोस्तों जो गिरनार अभिलेख है ये इसके साथ दोस्तों रुद्र दामन को जो है, ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं नासिक अभिलेख। ये साथियों जो है गौतमी बलश्री का है। प्रयाग स्तंभलेख साथियों समुद्रगुप्त का है। एहोल्स अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। मंदसौर अभिलेख साथियों ये मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख साथियों प्रतिहार नरेश भोज का है और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख साथियों ये स्कंद गुप्त का है। देवपाड़ा दोस्तों अभिलेख है ये बंगाल शासक विजय सेन का है। तो दोस्तों ये जो है आप लोग जरूर अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। ये साथियों इंपॉर्टेंट है, सारे जो अभिलेख हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों जो अभिलेखों का अध्ययन ये क्या कहलाता है, ये भी आप लोग नोट करिएगा। साथियों जो अभिलेखों का अध्ययन है वो जो है एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, ये जो है एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी दोस्तों ये कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। समुद्र की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेंडू पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो रोमन सिक्के हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये साथियों जो है अरिकमेंडू यहाँ दोस्तों पुडुचेरी के निकट है ये। यहाँ से साथियों जो है रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध जो है बर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली दोस्तों नागर शैली एवं दक्षिण भारत के जो मंदिर दोस्तों है यहाँ की जो शैली दोस्तों जो है द्रविड़ शैली कहलाती है।
तो ये भी दोस्तों आप लोग नोट करिएगा, ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जितने भी मंदिर जो है उत्तर भारत में है वो दोस्तों नागर शैली पर आधारित हैं, और दोस्तों जो मंदिर दक्षिण भारत में है ये साथियों द्रविड़ शैली पर आधारित है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में दोस्तों नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह दोस्तों बेसर शैली कहलाती है। दोस्तों जो बेसर शैली है, कौन सी शैली दोस्तों, जो बेसर शैली है, बेसर शैली दोस्तों ये नागर शैली और द्रविड़ शैली क्या है, नागर शैली और दोस्तों द्रविड़ शैली का मिश्र रूप है। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण दोस्तों कौन कौन से हैं, देखिएगा यहाँ पर। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। दोस्तों ब्रह्मदेश्वर मंदिर ये भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर साथियों खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर दोस्तों भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। और दोस्तों जो गोंडेश्वर मंदिर है ये महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों ये जो मंदिर हैं ये सभी मंदिर पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो पंचायतन मंदिर हैं ये आपने देखा कि दोस्तों ये मंदिर वे मंदिर होते हैं जो एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। ठीक है, तो इसी को दोस्तों जो है पंचायतन मंदिर कहते हैं। ये दोस्तों इसके जो है एग्जाम्पल दिए हुए थे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अब दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथियों इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो दोस्तों बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको सभी क्लास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम इस पूरी बुक को खत्म करेंगे इसी चैनल पर। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।